चलो इसे एक बार और देख लो। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो एनोमलस बिहेवियर की हम बात कर रहे थे। तो देखो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट, ये जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, एंड उसके बाद ये वाला कौन सा था, थर्ड ग्रुप था। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है जो कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है लिथियम, वो आपका क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, या कोवेलेंट क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं जनरली, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेकंड पीरियड की यहाँ पर बात करेंगे, तो सेकंड पीरियड में बेरिलियम भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा सेकंड ग्रुप में। सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है बेरिलियम, वो भी क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो क्या बनाएंगे, आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, और उसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब खुद का जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है, उसके साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ, मतलब लिथियम जो प्रॉपर्टीज दिखाएगा केमिकल कंपाउंड्स में, वही क्या दिखाता है, मैग्नीशियम भी दिखाता है। और उसी तरीके से जो टाइप के बॉन्ड्स आपका बेरिलियम बनाता है, उसी टाइप के बॉन्ड्स जो है वो आपका कौन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट वाला एनोमली और डायगोनल रिलेशनशिप वाला एनोमली। ठीक है, उसके बाद है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द एस एंड पी ब्लॉक कंपेयर टू दैट ऑफ द सब्सिक्वेंट मेंबर्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये जो जनरली हम चीज देखते हैं वो एस और पी ब्लॉक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, सॉरी एक चीज शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये थर्ड ग्रुप नहीं होगा, ये आपका होगा बोरॉन, है ना। ठीक है, तो बोरॉन जो होता है वो कितना होता है, 5। 5 का मतलब 1s2, 2s2, 2p1। यानी कि ये पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये आपका 13 ग्रुप है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये 13 ग्रुप है। तो ये आपका जो मतलब रिलेशनशिप दिखती है वो एस और पी ब्लॉक में दिखती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी ब्लॉक नहीं आता क्योंकि बीच में तो डी ब्लॉक आ जाएगा ना। तो एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के ग्रुप कौन कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड हो गया, और फिर आपका पी ब्लॉक के कौन से हो गए, 13 से लेके 18 ग्रुप तक। तो फर्स्ट ग्रुप में जो पहला एलिमेंट रहेगा, मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो पहला वाला रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से मैच करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप में। और उसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट होगा सेकंड पीरियड में, वो आपका 13 ग्रुप के सेकंड, जो आपका मतलब सेकंड एलिमेंट है, उससे प्रॉपर्टीज को सिमिलर शो करेगा। ठीक है, तो अब हम ये रीजन देख रहे हैं कि भाई ऐसा जो है वो एस और पी ब्लॉक में ही क्यों होता है। ठीक है, तो द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एस और पी ब्लॉक में जो एनोमलीज दिखते हैं उसके क्या क्या रीजन है। तो पहला क्या है, एक तो इन एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी चीज ये है कि इनका जो चार्ज बाय रेडियस का रेशियो होता है, यानी कि चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जब आप एलिमेंट्स का निकालोगे तो वो लार्ज होता है। और तीसरी चीज है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कौन कौन से रीजंस होते हैं एनोमलस बिहेवियर के जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन रीजंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 valence orbital, that is 2s and 2p available for bonding, whereas the second member of the group have 9 valence orbital, that is 3s, 3p and 3d। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप के, उनमें क्या है, आपके पास दो ही ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, whereas the second member जो यहाँ पर है उनके पास कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। So as a consequence of this, the maximum covalency of the first member of each group is 4. That is, boron can only form Bf4 negative, whereas the other members of the group can expand their valence shell to accommodate। तो देखो, जो हमने अभी ये पढ़ा ना कि भाई पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से अलग होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि अगर आप पहला वाला एलिमेंट देखोगे तो वहां पर हमारे पास, जैसे लिथियम का केस देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 1s2 2s1। और उसी तरीके से मतलब सेकंड पीरियड की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है ना,
तो सेकंड पीरियड का मतलब क्या है? सेकंड पीरियड का मतलब जो मैक्सिमम एन की वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है? 2। और 2 का मतलब क्या? 2 में एक तो आपका एस आता है और 2 में एक आपका पी आता है, फिर डी नहीं आता है, ठीक है। एस और पी ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो एस में आपके फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सॉरी, मतलब ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 ऑर्बिटल्स पी 2 पी में है, और एस में कितने हैं? दो, एक ऑर्बिटल है। तो यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? कि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर ये लिखा है कि दो जो ऑर्बिटल्स है, क्योंकि जो बॉन्डिंग बनती है, यानी कि जो आपकी शेयरिंग होती है या फिर मतलब जो भी बॉन्डिंग बनती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, तो वो आपके वैलेंस जो आपके ये शेल है या वैलेंस ऑर्बिटल जो है इन्हीं से होता है। तो वैलेंस आपको जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं वो सेकंड पीरियड में जो भी दिखेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब क्या है? उन्हीं में हम फर्स्ट एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं वो उसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो सेकंड पीरियड में है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट अब किसको मान रहे हैं? जो सेकंड पीरियड में अवेलेबल है, बिकॉज हाइड्रोजन को तो हम अलग रखते हैं और हीलियम को लास्ट में रखते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट एलिमेंट लिथियम ही होगा, लेकिन वो किस में है? सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड में है। सेकंड पीरियड का मतलब कि वहां पर सिर्फ 2s और 2p वाले ऑर्बिटल्स पॉसिबल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। और बाकी जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से पॉसिबल्स होते हैं? उनमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने बोरॉन का दिया हुआ है, ठीक है। तो बोरॉन में भी क्या है? बोरॉन जो है आपका एग्जाम्पल जैसे बोरॉन का दिए तो ये BF4 वन नेगेटिव बना सकता है। तो इसके पास जो मैक्सिमम मतलब क्या बोलते हैं ऑर्बिटल जो ये पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग करवाने के लिए, वो सिर्फ 4 करवा सकता है। लेकिन जो बाकी इसके मेंबर्स रहेंगे बोरॉन के नीचे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है, तो ये अपने अंदर जो है ज्यादा अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा? इनका जो वैलेंस शेल है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर लेंगे? अकोमोडेट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो ये AlF6 3 नेगेटिव बना रहा है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ देखो 6 फ्लोरीन के जो है एटम जुड़ गए, लेकिन बोरॉन के पास 4 की जगह थी तो वो 4 ही फ्लोरीन के एटम्स को जोड़ पाया, ठीक है। तो फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्लेस ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक और बात बोलिए कि जैसे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, या नाइट्रोजन की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये इनके पास ज्यादा एबिलिटी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है, और कौन सा पाई बॉन्ड जो बना रहे होते हैं उसे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिगमा एंड पाई, वो शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो यहाँ पर क्या है? जो पी ऑर्बिटल के आपके पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, पी पाई बॉन्ड, तो इनकी एबिलिटी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब इनकी जो एबिलिटी होती है ये बॉन्ड्स बनाने की पी पाई वाले बॉन्ड की, तो ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो बाकी एलिमेंट्स है, ठीक है। और कौन से? फर्स्ट मेंबर, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट मेंबर में आपका पी ऑर्बिटल पाया जाता है, एंड उसके बाद तो फिर जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे उनमें डी वाले पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इस वजह से। तो यहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ठीक है, सी सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया। नाइट्रोजन में आप देखोगे एन डबल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। एंड टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर भी बना सकते हैं और जो सेकंड मेंबर के साथ भी, मतलब जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ भी ये एलिमेंट्स क्या बना सकते हैं? पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स होंगे उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो पी पाई बॉन्ड्स को फॉर्म कर पाए, तो जिस वजह से ये आपके जो पहले के एलिमेंट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये बताओ, इतना आपको समझ आ गया क्या कि मतलब एनोमली जो देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है? ठीक है, Yes. चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है, तो नेक्स्ट है फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। So we have observed the periodic trends in certain fundamental properties such as atomic and ionic radii.
ionization enthalpy, electron gain enthalpy and valency. So we know by now that the periodicity is related to electronic configuration. तो periodicity का मतलब है कि लाइक जो अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से. दैट इज ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट. We shall now try to explore relationship between these fundamental properties of element with their chemical reactivity. The atomic and ionic radii, as we know, generally decrease in a period from left to right as a consequence the ionization enthalpy. तो मतलब ये आप क्या कर रहे हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से आप रिलेट कर सकते हो. जैसे कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, तो हमको ये पता है कि भाई ये डिक्रीज करती है कहाँ पर, लेफ्ट से राइट जाने पे किसी भी पीरियड में, और इसकी वजह से क्या होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज. तो भाई आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई यहाँ पर अगर डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है. ज्यादा नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे. इन अदर वर्ड्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन अ पीरियड इज द लीस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट. तो अगर हम लाइक लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो एक्सट्रीम लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे जो सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हो गए, सोडियम हो गया और उसके बाद पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, तो इन सब की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है. मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है. लेकिन वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, जो एक्सट्रीम राइट पे है, यानी कि 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस है, तो यहाँ पर नहीं, नोबल गैसेस को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस में नहीं, नोबल गैसेस को छोड़ के 17th ग्रुप पर अगर आ जाओ एक्सट्रीम राइट में, तो 17th ग्रुप में आप देखोगे हाईएस्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यानी कि जो आपके नोबल गैसेस से पहले जो आपका ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. कहने का मतलब ये है. ठीक है. तो नोबल गैसेस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैव रादर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज. ठीक है. तो इनके ये यहाँ पर एक्सेप्शन है कि भाई सबसे ज्यादा राइट में वैसे तो क्या है आपका नोबल गैसेस है, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव का मतलब ये है कि नोबल गैसेस में आपको अगर अलग से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है उसके अपर शेल में या हायर शेल में, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अदरवाइज 17th ग्रुप तक क्या होता है, लेफ्ट से राइट जब आप मूव कर रहे होते हो तो नेगेटिव में वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. तो दिस रिजल्ट्स इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम्स एंड द लोएस्ट इन द सेंटर. तो इस वजह से क्या है, हाई केमिकल रिएक्टिविटी होती है टू एक्सट्रीम्स में, यानी कि लेफ्ट साइड वाले के पास क्या है, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट वालों के पास क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव. तो इसी वजह से यहाँ पर इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो बीच में एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में. Thus, the maximum chemical reactivity at the extreme left among alkali metal is exhibited by the loss of an electron leading to the formation of a cation and at the extreme right. ठीक है. मतलब ये है कि अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करोगे जिसमें आपका एल्कली मेटल्स आ जाता है, तो एल्कली मेटल्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं और कैटायन बना लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. उसी तरीके से अगर आप एक्सट्रीम राइट में देखोगे तो जैसे हेलोजन्स है ग्रुप नंबर 17 जिसमें क्लोरीन वगैरह आता है, तो वो आपके क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं. तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच यू विल लर्न लेटर. तो इसी वजह से इनमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने की या रिड्यूस करने की भी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि लाइक आप क्या करवा रहे हो, आप मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो. ठीक है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है तो अगर वो इजिली इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर दे रहा है, क्या कर ले, मतलब अपने पास से बाहर निकाल दे रहा है, तो वो आपका क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ठीक है. और लाइक अगर वो अच्छे से गेन कर ले रहा है तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो हाउएवर here it can be directly related to the metallic and non-metallic character of element. Thus the metallic character of an element which is highest at the extremely left decreases. तो यहाँ पर क्या है, जो आपका सबसे लेफ्ट में है, लेफ्ट में आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, सबसे मतलब कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होता है, जिस वजह से लेफ्ट वाले जो होते हैं वो सारे आपके अच्छे मेटल्स होते हैं, उनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. और जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते रहोगे वैसे वैसे वो क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा. और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो यहाँ पर इंक्रीज करता है जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजन.
तो ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो हियर वी शैल कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ द consider the reaction of the elements with oxygen only. Elements are on the two extremes of a period easily combined with oxygen to form oxide. ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें या 17 ग्रुप की बात करें यहाँ पे किसी भी पीरियड में, तो वो ऑक्सीजन के साथ इजीली अच्छे से कंबाइन होते हैं और वो ऑक्साइड बना लेते हैं। द नॉर्मल ऑक्साइड फाउंड बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स की बात करें, यानी कि अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि Na2O, whereas that found by the element on the extreme right is the most acidic, यानी कि जो सबसे राइट में होते हैं वो आपके किस टाइप के होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि लाइक जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों को दिखाते हैं, तो बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि Al2O3 और AS2O3। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट जो उसको फॉर्म करते हैं। तो Al2O3 सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब कि जो बेसिक नेचर भी शो करे और जो एसिडिक नेचर भी शो करे। और कुछ यहाँ पर आपके न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज एसिडिक विद बेसिस एंड एज बेसिक विद एसिड। तो जब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को मतलब क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एसिडिक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, और जब उनको एसिड्स की तरह मतलब एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब वो बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। वेरियस न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। तो न्यूट्रल वाले जितने भी हैं वो आपके उनमें कोई भी एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं होता। तो ये जितना भी यहाँ पर सब एग्जाम्पल वगैरह लिखे हैं इसको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं और बेसिक कौन से होते हैं। तो बेसिक वाले तो कौन से हो गए भाई, जो एल्कली मेटल्स बनाएंगे। एसिडिक कौन से हो गए, जो राइट साइड वाले बनाएंगे। अब इनमें ये ऐसा क्यों होता है कि भाई ये एसिडिक बना रहे हैं या बेसिक बना रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है among transition metals, that is 3D series, the change in atomic radii is much smaller as compared to those of representative element across the period. तो अगर हम पीरियड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, जैसे 3D की बात करते हैं, 3D वाली सीरीज की, तो एटॉमिक रेडियस में यहाँ पर जो चेंज होता है वो काफी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो नीचे एफ ब्लॉक वाले आपके दो एलिमेंट्स के पीरियड बने हुए हैं। ठीक है, तो द चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज स्टिल स्मॉलर अमंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आपके एस और पी ब्लॉक आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपके जो नीचे एफ ब्लॉक वाले हैं वो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ये जो डी ब्लॉक वाले हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें जो अक्रॉस अ पीरियड हमको चेंज देखने को मिलता है एटॉमिक रेडियस में, वो आपका काफी कम होता है एज कम्पेयर टू जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी कि जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि 4F सीरीज की बात कर रहे हैं, जो कि एफ ब्लॉक में आपका 4F और 5F सीरीज है, तो उसमें अगर 4F सीरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई का जो चेंज है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, मतलब और ज्यादा कम देखने को मिलता है। इज स्टिल स्मॉलर अमंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनकी इंटरमीडिएट होती है, किसके किसके, एस और पी ब्लॉक की जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनके बीच में रहती है, डी और एफ ब्लॉक के। तो एज अ कंसिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए आपके बीच वाले जो एलिमेंट्स हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट, वो आपके कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स से। ठीक है, उसके बाद है इन अ ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जनरली रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड अ रेगुलर डिक्रीज विद एक्सेप्शन इन सम थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, क्योंकि अभी तक तो हमने पीरियड के बारे में देखा, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो आपकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इंक्रीज होगी, जैसे कि आपके एस ब्लॉक में होती थी या पी ब्लॉक में होती है, जैसे आपके सारे ग्रुप्स में होती है वैसे इनमें होता है। ठीक है, जनरली रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आयन मतलब एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रही है नीचे आने पे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज जब भी हम एस ब्लॉक की बात करते हैं या किसी और पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो वहां के एलिमेंट्स में क्या होता है, जब भी हम ग्रुप में नीचे आ रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जो कि आपका
ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके केस में क्या होती है, ये डिक्रीज हो रही है. एंड अ रेगुलर डिक्रीज दैट इज विद एक्सेप्शन इन सम ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एज शोन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इन द केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट. ठीक है. और बाकी एक रेगुलर डिक्रीज होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी जो क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक सेकेंड, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ठीक है, ठीक है. अरे ये सही तो लिखा है, वही मतलब वही ट्रेंड है. ठीक है, मैंने उसको गलत पढ़ लिया. तो यहाँ पर डिक्रीज है. ठीक है, ग्रेजुअल डिक्रीज है, यानी कि जब आप नीचे आओगे यहाँ पर किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, किसी भी ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब आप नीचे आओगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ेगी. और एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ने से क्या होता है भाई, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कमी होती है. जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होता है, वैसे ही आपका यहाँ पर बीच वाले ब्लॉक में भी होता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है. क्योंकि जब आप नीचे आ रहे हो ग्रुप में, आयनिक रेडिया या एटॉमिक रेडिया आपकी बढ़ रही है. बढ़ने से क्या होगा, जो बाहर वाला आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, जिस वजह से उसको बाहर निकालना और आसान होगा. इसलिए जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब एनर्जी है वो मतलब हमको डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलता है. ठीक है. तो ग्रेजुअल डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलता है एंड अ रेगुलर डिक्रीज दैट इज विद एक्सेप्शन. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो उसमें भी हमको डिक्रीज देखने को मिलता है. ठीक है. तो वो भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि भाई अगर एलिमेंट का साइज बड़ा हो रहा है, एटम का साइज अगर बड़ा हो रहा है, तो बाहर वाले शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से काफी दूर है. क्योंकि न्यूक्लियस से जो शेल ज्यादा पास रहेगा वो उतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा. तो इस वजह से यहाँ पर जो है हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिक्रीज देखने को मिलता है. ठीक है. तो दस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है. और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद देयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी व्हिच यू विल लर्न लेटर. इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाउएवर अ रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लाइक ऑक्सीड यहाँ पर मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, तो जो ये ट्रेंड है लाइक कुछ अलग दिखता है. ठीक है. तो हाउएवर अ रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो लाइक जब ये डी ब्लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसको तब वहां पर डिस्कस कर लेंगे. जैसे कुछ और फिनोमिना यहाँ पर होते हैं, जैसे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है. उन सब चीजों की वजह से यहाँ पर क्या दिखता है हमको, डी ब्लॉक में एनोमलीज दिखती हैं. ठीक है. तो वो जब हम डी ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. तो बस यही था आपका चैप्टर, और यहाँ पे जो है अब ये खत्म हो गया है. बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो. और कल सुबह के लिए आपने क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे, तो कल सुबह हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो आपका वो था ना फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर था, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो जिसने नहीं करे तो प्लीज अभी कर लेना. ठीक है. तो पूछना है किसी को कुछ. ठीक है. चलो फिर क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर सुबह मिलते हैं. ठीक है. और अभी टेस्ट दूंगा मैं, तो कर लो उसको. 7:15 पे भेजूंगा.